नमस्कार बच्चों। कल की तासिका में हमने गद्य के बारे में पढ़ाई की थी। आज की तासिका में मैंने पहले ही बता दिया था कि एक पाठ पूरा हो जाने के बाद हम व्याकरण के एक घटक का अध्यापन करेंगे। ठीक है? तो चलो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम व्याकरण के अंतर्गत जो कारक नाम का एक सवाल आ जाता है आपको उनकी पत्रिका में छुड़ाने के लिए, उसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। कारक 8वीं कक्षा में हमने इसके बारे में जानकारी हासिल की थी। ठीक है? लेकिन 9वीं और 10वीं कक्षा दोनों को ही कारक यह सवाल छुड़ाने के लिए आपको परीक्षा में पूछा जाता है। तो वह सवाल कैसे आता है कि कारक के अंतर्गत एक वाक्य दिया जाता है। क्या किया जाता है? कारक के अंतर्गत एक वाक्य दिया जाता है जिसमें आपको कारक को पहचान कर उसका भेद लिखना है। ये विभक्ति है, ये कारक का नाम है। ये मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, सिर्फ सुनिए। कौन सा सवाल पूछा जाता है? बहुत ही आसान सवाल पूछा जाता है कि आपको क्या करना होता है। आपको एक वाक्य दिया जाता है और उसमें बताया जाता है कि इसमें से कारक पहचान कर उसका भेद लिखो एक अंक। देखिए ये सवाल अब आप लोगों को 9वीं कक्षा में भी आता है और 10वीं कक्षा में भी आता है। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले इस बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है? तो पहले कारक की व्याख्या सुन लेते हैं। कारक किसे कहते हैं? ठीक है? तो देखो, कारक की व्याख्या क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाता है। हम हमेशा क्या करते हैं? वाक्य बोलते वक्त एक बात करते हैं। कौन सी? कि हम दो शब्दों को किस शब्द से, एक ऐसे शब्द से जोड़ते हैं जो उसका संबंध अन्य शब्दों के साथ जोड़ता है। एक शब्द दूसरे शब्द से जोड़ने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वही शब्द कारक कहलाते हैं। उसको विभक्ति भी कहते हैं। देखिए फिर से एक बार, कुछ जल्दी नहीं है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है हमें। संज्ञा, नाम जिसे आप कहते हो, नाम के बदले आने वाला शब्द सर्वनाम। नाम हो या सर्वनाम हो, हिंदी में संज्ञा कहते हैं इसे। संज्ञा या सर्वनाम के किस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो दूसरे शब्द आते हैं उसका संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं। क्या व्याख्या बताई मैंने? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, वाक्यामध्ये दुसरी शब्द असतात की नाही, त्यांना जोडणाऱ्या शब्दांनाच कारक म्हणायचे सोप्यामध्ये. त्यांचा ते जोडतात म्हणजे काय असं करतात, एक दूसऱ्याचा संबंध दाखवतात. ठीक है? तो व्याख्या क्या है इसकी? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक को ही विभक्ति भी कहते हैं। कारक को उपसर्ग कारक को परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। परसर्ग शब्द नया है आप लोगों के लिए, लेकिन विभक्ति तो आप जानते हो। कारक का दूसरा नाम भी विभक्ति है। ठीक है? तो ये जो कारक है, पढ़ाने के बाद अगर कुछ कठिनाइयाँ आपको लगती है तो मुझे पूछ लिए, मैं फिर से पढ़ाऊंगा। सिर्फ देखिए, ध्यान से देखिए। ये जो कारक है इसके 8 भेद हैं। 8 भेद यानी कि 8 प्रकार है। किती प्रकार आहे? 8 प्रकार आहे. कोणते कोणते आहे आणि त्यांचा संबंध वाक्याच्या अन्य शब्दांशी कसा जोडला जातो, त्याला ज्या कारकाने ते जोडलं जातं, विभक्तीने जोडलं जातं, त्याला नाव कसं ओळखायचं, या सगळ्या संदर्भात आता आपण माहिती घेऊया. ठीक है? सबसे पहले हम उसकी जानकारी लेते हैं. कितने भेद है? 8 भेद. आपको कृति पत्रिका में कौन सा सवाल पूछा जाएगा कि कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए एक अंक. आपको क्या करना है? कौन सा कारक है उसका भेद. ठीक है? देखो, बहुत आसान है. ये व्याकरण समझाते वक्त बहुत कठिन लगता है, लेकिन जब हम छुड़ाते हैं तो वो बहुत आसान होता है. देखिए, पहले कर्ता कारक ने इस शब्द से हमें बताते हैं
कर्ता कारक यानी क्या, यानी किसे कहते हैं? क्रिया करने वाला, कार्य करने वाला। एक एक उदाहरण बता देता हूं मैं आप लोगों को। कर्ता कारक का मतलब मैंने क्या बताया? क्रिया करने वाला। उदाहरण के लिए मैं यहाँ एक उदाहरण देता हूं। रहमान ने गाय को मारा। रहमान गाय को मारा। रहमान संज्ञा है, संज्ञा या सर्वनाम के किस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए, तो ने इस शब्द ने क्या किया? उसका संबंध बनाया। किससे? गाय से। रहमान ने, क्रिया करने वाला कौन है? रहमान है। जो क्रिया करता है, कार्य करता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जो काम करतो, कार्य करतो, वो कर्ता कारक। तो जोड़ने का शब्द ने। तो जब जब भी आपको वाक्य छुड़ाते वक्त ने ये विभक्ति आ जाएगी, तो आप लोगों को झट से मतलब बताने में आसानी होगी कि सर ये जो ने है ये कर्ता कारक है, क्योंकि क्रिया करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है, इसलिए कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। जो क्रिया करता है, जो कार्य करता है, वो इसी शब्द से बताया जाता है, उसका संबंध ने से संबंध बताया जाता है। तो हमें क्या रखना है? तुम्हाला पाठ काय करायचा आहे? कारक त्याची विभक्ती पाठ करायची. म्हणजे कशी पाठ करायची सांगतो. हे सगळं शिकून होते मग सांगतो. कर्ता कारक ने, क्रिया करने वाला। रहमान ने गाय को मारा। रहमान और गाय। रहमान ने, क्रिया करने वाला, कर्ता रहमान, संज्ञा है। ठीक है, रहमान ने गाय को मारा। समझ में आ गई बात? बहुत आसान है। दूसरा है कर्म कारक। उसी प्रकार पहली मैंने व्याख्या क्या बताई थी? कर्ता कारक की, क्रिया करने वाला। उसी प्रकार जिस पर क्रिया होती है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगा वो सारा जो लिखने का है ना, व्याख्या, इसकी व्याख्या, इसके उदाहरण मैं व्हाट्सएप पर आपको पढ़ाई के लिए भेज दूंगा। अब इस तासिका में आप लोगों को क्या करना है? सिर्फ देखना है, सिर्फ गौर से देखना है। तो कर्म कारक, इसकी व्याख्या क्या है? अब मैंने क्या बताई? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, देखो, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, ये किस विभक्ति से जुड़ी हुई है? को। एक उदाहरण बता देता हूं। मानू ने, मानू नाम का एक लड़का है, मानू ने सचिन को पान दिया। मानू ने सचिन को पान दिया। कर्म, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, वो जोड़ा किसी शब्द से मैंने? को शब्द से। तो को लिखना है आपको, कर्म कारक लिखना है और आगे को लिखना है। समझ में आ गई बात? कर्म कारक को। ठीक है, राम ने, कर्ता कारक एक ही वाक्य में दो बार भी आ सकता है। देखिए ये दोनों मैं एक ही वाक्य में बता देता हूं। राम ने रावण को मारा। ठीक है, किसको मारा? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, तो उसे कहते हैं कर्म कारक। आसान है ना? हाँ। तीसरा है करण कारक। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं व्हाट्सएप पर भेजने वाला हूं। आपको क्या रखना है? कारक आणि त्याची विभक्ती जी आहे की नाही ती तुम्हाला पाठच करायची. म्हणजे कसं? कर्ता को, कर्म, सॉरी, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, ऐसा आपको 2-4 बार रखना है। 2-4 बार रखोगे और दो दो उदाहरण छुड़ाओगे आप, तो इसमें छुड़ाने में कोई तकलीफ नहीं आएगी. बहुत आसान है, एकदम सोपा आहे. मुलांना वाक्यामध्येच दिलेलं असतं, ते घ्यायचं आणि नुसतं कारकाचं नाव लिहायचं, 1 मार्क मिळून जातो. पण आपल्याला ते सगळं कशा पद्धतीने हे सांगणं आवश्यक आहे. करण कारक. कर्म कारक म्हणजे काय? जिसकी सहायता से, कर्म, जिसकी सहायता से कार्य होता है. कर्म, जिसकी सहायता से कार्य होता है. हे फार महत्त्वाचं आहे मुलांना. का महत्त्वाचं आहे? मुलांना दरवर्षी फसवलं जातं. कसं? करण कारकाची विभक्ती काय आहे? से
ठीक आहे. आणि पाचव्या नंबरचं एक आहे, मी ते लिहायला पाहिजे होतं, 5 लिहायला पाहिजे होतं. तो देखो मैंने इसकी व्याख्या क्या बताई. अब मैं पढ़ाता हूँ तो दोनों एक साथ पढ़ाता हूँ, 3 नंबर और 5 नंबर. आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्यों कर रहे हो. देखो क्योंकि दोनों की विभक्तियां एक ही है, से. तो आप लोगों के सामने ये कठिनाई आ जाएगी, सर जी हम से आए हैं, से यह विभक्ति आई है वाक्य में, तो मैं कर्म कारक लिखूं इसका जवाब या अपादान कारक लिखूं. वाक्य तो एक ही आ जाएगा. तो हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि यह विभक्ति कर्म कारक है या अपादान कारक. समझ में आ रही बात. अरे दोघांची विभक्ती एकच आहे, से आणि से. मग पेपरला एक वाक्य दिलं आणि त्यात से लिहिलं तर तुम्ही कुठलं लिहिणार. अवघड आहे ना. मग हे जाणून घ्यायला पाहिजे अपादान कारकची व्याख्या काय आहे आणि कर्म कारकची काय आहे. म्हणून दोन्ही एकदम शिकवायचे चौथ्या नंबरचं सोडून. ध्यान में आ रही कि नहीं बात. बहुत आसान है. अब मैं पढ़ाता हूँ, आप लोगों की समझ में आ जाएगा. ज्याच्या मदतीने कार्य केलं जातं त्यावेळेला कर्म कारक, त्यावेळेला कर्म कारक. आणि ज्या वेळेला एक गोष्ट दुसऱ्या गोष्टीपासून दूर होते, पेड़ से पत्ता गिरा, कर्म कारक इंग्लिश में अपादान कारक. पेड़ से पत्ता गिरा, मैंने अभी व्याख्या क्या बताई. जब एक चीज दूसरे चीज से दूर होती है, कटती है, टूटती है, बाजूला होते एक गोष्ट दुसऱ्या वस्तूपासून, त्यावेळेला अपादान कारक. पेड़ से पत्ता गिरा, कर्म कारक का अपादान कारक. बरोबर. आणि एक सोपं सांगतो, त्याच्यापेक्षा सोपं, जर वस्तू एक दुसऱ्यापासून दूर होत नसेल तर 100% कर्म कारक से यायचं. कारण याची व्याख्या काय आहे, याची व्याख्या काय आहे, जिससे किसी वस्तु के दूर हटने, किसी वस्तु के दूर हटने या अलग होने का बोध होता है तो हम उसे अपादान कारक कहते हैं. और कर्म कारक जिसकी सहायता से कार्य होता है. अब इसका उदाहरण मैं बता देता हूँ कर्म कारक का. सचिन ने कुश से आसन बनाया किंवा आसनी बनाई. उससे भी आसान वाक्य बता देता हूँ. हमेशा मैं सचिन लेता हूँ ना. सचिन ने चाकू से पेंसिल बनाई. व्याख्या काय सांगितलेली आहे, व्याख्या क्या बताई है. कर्म कारक किसे कहते हैं, जिसकी सहायता से कार्य होता है उसे कर्म कारक कहते हैं. कुणाची तरी मदत घेतली जाते. आता इथं मदत कुणाची घेतली, सचिन ने चाकू से, कुणाची मदत घेतली, चाकूची. चाकू से अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाता है. कर्म कारक की व्याख्या क्या बताई थे मैंने, जिसकी सहायता से कार्य होता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं. तो देखो यहाँ क्या हो गया, कर्म कारक में सचिन ने चाकू से पेंसिल बनाई. किसकी मदत ली, चाकू की. ज्या वेळेला मदत घेतात त्यावेळेला से येतं, त्यावेळेला से येतं की नाही, त्यावेळेला कर्म कारक लिहायचं. आणि ज्या वेळेला एक वस्तू दुसऱ्या वस्तूपासून दूर जाते, उदाहरणासाठी सांगितलं, लक्षात राहावं म्हणून, फार छान उदाहरण नाहीये. पेड़ से पत्ता गिरा, लक्षात आलं काय, पेड़ से पत्ता गिरा. नहीं तो अमरनाथ जी अस्पताल से घर आए, अस्पताल से घर आए, अस्पताल से घर आए. म्हणजे दवाखान्यापासून घरापर्यंत वेगळं झाले की नाही, ते वेगळे झाले का, दूर झाले का. ज्यावेळेला दूर हटले का बोध होता है त्यावेळेला अपादान कारक. मग तो एका घरातून दुसऱ्या घरात असेल आणि कुठल्या ठिकाणाला असेल, पेड़ से पत्ता गिरा, हे लक्षात ठेवा उदाहरण, म्हणजे लक्षात येईल. दूर होने का बोध होता है तो अपादान कारक लिखते हैं, और जिसकी सहायता से क्रिया की जाती है तो उसे कर्म कारक लिखते हैं. ठीक है. ये मुद्दा का ट्रेस कर रहा हूं, मैं बार बार से
इस विभक्ति के बारे में ही जानकारी दे रहा हूँ। इसका एक ही कारण है, क्योंकि जो कृति पत्रिका बनाने वाले हैं वो जानते हैं कि बच्चे फंसेंगे। हमारे बच्चे फंसेंगे नहीं ना? हाँ ठीक है। देखो कर्म कारक से जिसकी सहायता से क्रिया होती है तब कर्म कारक से लिखना है, और एक वस्तु दूसरे वस्तु से दूर होती है तो अपादान कारक लिखना है। पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है। अब चौथा है, चौथा कौन सा है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक इसका अर्थ यह है बच्चों, जिसके लिए कार्य किया जाता है, जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यहाँ के लिए, जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो देखो इसका एक वाक्य मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। सचिन ने माँ के लिए गाजर का हलवा बनाया, या बाजार से कुछ खरीद कर लाया। के लिए, सचिन ने माँ के लिए। समझ में आगे का वाक्य आप बना सकते हैं, इसमें कुछ कठिनाई नहीं है। लक्षात आलं संप्रदान कारक? संप्रदान कारक म्हणजेच काय? थोडक्यात जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अपादान कारक अभी मैंने पढ़ाया है। अब रह गए कितनी शेष? 3। तो चलो ये मैं पहुंच देता हूँ, आप लोगों को व्हाट्सएप पर मैं ये भेज रहा हूँ फिर से एक बार पढ़ने के लिए, ठीक है। छठा जो है वह है संबंध कारक। ये जो है ये छठा है, और इसकी जो विभक्ति है वह है की। कौन सी विभक्ति है? का अथवा की। कौन सा की? का अथवा की। आगे की जो है 7वें नंबर की, 7वां नंबर है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जिसमें लिखा है में अथवा पर, में अथवा पर। और 8वीं जो है अंतिम, 8 भेद है हमने पढ़े थे। कितने भेद है? 8। अंतिम है वो है बहुत आसान है, संबोधन कारक। संबोधन कारक उसमें है अरे, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ 5 कारक के बारे में जानकारी हासिल की है। अब जो छठी है वो है संबंध कारक। कौन सी है? संबंध कारक। संबंध कारक का क्या मतलब है? जिस शब्द से किसी अन्य संज्ञा से, देखिए व्याख्या क्या बताइए, जिस संज्ञा का किसी अन्य संज्ञा से, जिस संज्ञा का किसी अन्य संज्ञा से संबंध प्रकट होता है। एका संज्ञेचा एका नामाचा दुसऱ्या नामाशी संबंध दाखवला जातो, त्यावेळेला संबंध कारक होतो। ते दाखवतात कशाने? का किंवा की या विभक्तीने दाखवले जातात। जैसे देखिए वाक्य बता देता हूँ, सोनू मोनू का भाई है। सोनू मोनू का भाई है। सोनू और मोनू दोनों कौन से शब्द है? संज्ञा शब्द है। अभी मैंने व्याख्या क्या बताई थी?
जिससे संज्ञा का, संज्ञा म्हणजे नाम, जिससे संज्ञा का किसी दूसरी संज्ञा से संबंध दिखाया जाता है तो उसे संबंध कारक कहते हैं. लक्षात आलं? दोन संज्ञा येतात आणि त्यांना जोडणारा शब्द म्हणजे कुठला? हा. मग त्यावेळेला कोणतं कार्य लिहायला पाहिजे? संबंध. काय अवघड आहे का? हा. म्हणून मी काय सांगितलं, फक्त कारक आणि त्याचे प्रत्यय, कारक आणि त्याचे प्रत्यय जे आहेत, विभक्ती जे आहे त्या तुम्हाला पाठच करावं लागतं. नाहीतर काय होतं, का की के कशासाठी होतं? का की संबंध कारकासाठी होतं की अधिकरणसाठी होतं, हे आपल्याला जमलिंग होऊ शकतं. सोपं सगळ्यात पाठच करून टाकायचं. कसं पाठ करायचं सांगितलं तुम्हाला मी? करता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान फिर से, संबंध का की, अधिकरण में पर, संबोधन अरे, और एक रह गया हे, अरे, हम इसमें सूचक चिन्ह लगा दे ना. हाँ ये ठीक आहे. संबंध लक्षात ठेवा. एका संज्ञाचा, एका नावाचा दुसऱ्या नावाशी ज्या शब्दाने संबंध दाखवला जातो त्याला संबंध कारक म्हणतात. सोनू मोनुका भाई आहे, सोनू मोनुका भाई आहे. समजलं? हां. उदाहरण तुम्ही काय लिहून घेऊ नका, फक्त बघा, ऐकून घ्या. त्यानंतर पुढचं आहे अधिकरण कारक. अधिकरण कारकचं व्याख्या काय बघा? जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध होता है. जिस शब्द से क्रिया जी घडा लागलेली आहे त्याने जे आधार घेतले, आधार क्रिया, त्या क्रियेचा आधार तुम्हाला लक्षात येतोय तो शब्द म्हणजे अधिकरण कारक. जिस शब्द से कार्य के आधार का बोध होता है या क्रिया के आधार का बोध होता है तब अधिकरण कारक हम उसे कहते हैं. ठीक है. ये शब्द कौन सा है? में और पर. में और पर. उदाहरण के लिए देखिए, गांधी जी आश्रम में थे. मैंने इसकी व्याख्या क्या बताई? व्याख्या से जुड़ी है नहीं? अधिकरण कारक. अधिकरण कारक किसे कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध होता है. क्रिया के आधार. गांधी जी आश्रम में थे. कहाँ थे? आश्रम में थे. में शब्दावली, आश्रम में थे. क्रियेचा आधार आश्रम. जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध होता है या कार्य के आधार का बोध होता है तब हम उसे अधिकरण कारक कहते हैं. इसके लिए मैंने उदाहरण बताया, गांधी जी आश्रम में थे. और सबसे आसान संबोधन कारक, इसमें एक विस्मय सूचक चिन्ह दिया जाता है पहचानने के लिए. आप जब हर्ष, उत्साह, भय, क्रोध है ना, ये जो मन हमारे नौ रस है ना, ये जो बाहर आ जाते हैं तब हम विस्मयचकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित होतो ना तुम्ही, त्यावेळेला जे स्वर निघलेले असतात त्यावेळेला आपण हे उद्गारवाचक विस्मयसूचक चिन्ह वापरतो. इसकी व्याख्या बहुत आसान है. जिस शब्द से हम किसी को पुकारते हैं, यहाँ मी मगाशी उद्गारवाचक चिन्हाची माहिती सांगितली बरं का, नंतर तुम्ही संबोधन कारक म्हणता. जिस शब्द के द्वारा हम किसी को पुकारते हैं या जिस शब्द से हम किसी को पुकारा जाए वह शब्द संबोधन. दुसऱ्याला बोलवण्यासाठी ज्या शब्दाचा वापर करतात त्याला संबोधन कारक म्हणायचं. उदाहरण के लिए अरे आणि हे. अरे आणि हे. अब देखो, अरे सचिन तुम कहाँ? अरे सचिन लिखोगे, उद्गारवाचक चिन्ह आ जाएगा, वहाँ विस्मय सूचक चिन्ह आएगा. और तुम कहाँ हो? प्रश्न सूचक चिन्ह आ जाएगा. ठीक है. इसमें कुछ कठीण लगता है क्या? आता काय गंमत आहे पोरांना सांगतो तुम्हाला. आपल्याला विभक्ती लक्षात राहते. म्हणताना काय करायचं, तुम्ही पुस्तकामध्ये चार्ट दिलेला आहे, मी व्हॉट्सअपवर पण पाठवतो तो चार्ट. तो तुम्ही चार्ट सोडवायचा. कुठला चार्ट आहे तो? प्रत्येकाची 2-2 उदाहरणं सोडवायची. जसं करता, मी कसं सांगितलं, करता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध कशा दाखवला जातो? का की, अधिकरण में पर और संबोधन अरे हे. या आपको बार बार रखना है. पाठच करून टाकायचं म्हणजे एक मार्क कुठंच जात नाही.
वाक्यात हे दिलेलं असतं. सोपं सांगतो तुम्हाला सगळ्यात, वाक्यात हे कारक आलेलं नसतं. हे त्या वाक्यात जे वाक्य तुम्हाला सोडवायला दिलेलं आहे की नाही सांगितलेलं असते. काय वाक्य सांगितलेलं असतं, इस वाक्य में से कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए. कारक ओळखायचा आणि त्याचा प्रकार लिहायचा कुठला आहे. काय अवघड आहे का. तुम्ही हे जर पाठ करून टाकलं म्हणजे करता ने आले म्हटल्यावर करता कर. लक्षात आलं का. करता कारण ने, कर्म को, करण से, अपादान के लिए, सॉरी अपादान कारक कुठे गेलं है ना. अपादान कारक ते पण से. करण से चौथं कुठलं होतं, चौथं होतं संप्रदान कारक के लिए. आता पाठ कसं करायचं माझ्याबरोबर लक्षात घ्या. लक्षात कसं ठेवायचं पहिल्यापासून सांगतो. कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की, सातवां अधिकरण कारक में पर और आठवां संबोधन कारक हे आले. ऐसा आपको रटना है. पाठच करून टाका. एक वाक्य येतं त्यात कारक लिहिलेलं असतं, तेच कारक खाली लिहायचं, हेच लिहायचं का डॅश करायचं. अधिकरण कारक, संबंध कारक. मे पर आला असेल मे पर दोन्हीपैकी एक आलं असेल ते घ्यायचं, हे पर लिहायचं, पुढे लिहायचं अधिकरण कारक. अरे हे आलं असेल तर हे लिहायचं, पुढे लिहायचं संबोधन कारक. अतिशय सोपा आहे तरी पण चुकू नये. चुकणार कुठं आहात तुम्ही, मी एकदाच सांगितलं करण कारकला आणि अपादान कारकला, कारण दोन्हीचे विरोध ते काय आहे सेम. मग करण कारकला काय सांगितलेलं होतं, ज्याच्या मदतीनं कार्य केलं जातं त्यावेळेला करण कारक येतं आणि एक वस्तू दुसऱ्या वस्तूपासून दूर होते त्यावेळेला अपादान कारक. त्यावेळी मी तुम्हाला सांगितलं बघा, सचिनने चाकू से पेन्सिल बनाई, चाकूच्या मदतीनं बनवली, से आले म्हणून ते करण कारक. आणि अपादान असेल तर पेड़ से पत्ता गिरा म्हणजे ते से कशासाठी आलं, अपादान कारकासाठी आलं. लक्षात आलं मला. ठीक आहे. आता मी तुम्हाला व्हॉट्सअपवर प्रश्न पाठवणार आहे. तुम्ही काय करायचं आहे, फक्त चार्ट तयार करायचा आहे. मी तुम्हाला एक चार्ट देणार आहे, चार्ट देणार आहे आणि त्याच्या खाली उदाहरण देणार आहे. ठीक आहे. तोपर्यंत तुम्ही काय करायचं, पुस्तकामध्ये आपल्याला एक कारकाची माहिती दिली आहे. ठीक आहे. ती पण पुन्हा एकदा वाचा. पण जो चार्ट आहे मी तुम्हाला तो व्हॉट्सअपवर पाठवतो चार्ट. तुम्ही तो काय करायचं, इथं वेळ खूप जाणार. मला हे शिकवायचं होतं, सांगायचं होतं, म्हणून मी तुम्हाला ते लिहून घेऊन दिले नाही, ते वेळ वाचवण्यासाठी. मी तुम्हाला तो चार्ट सोडतो, तुम्ही तो चार्ट पाठ करून टाकायचा आणि मग आपण त्याच्यानंतर 2-2 उदाहरणं सोडवायचे, मग गृहपाठ घ्यायचं. ठीक है बच्चों, समझ में आने बात. तो आज की तस्वीर में हमने सिर्फ कारक के बारे में जानकारी हासिल की है कि जो कि एक अंक के लिए आता है. तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर रुकते हैं. धन्यवाद.